बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ओशंस। इस ओशन पे आने से पहले चंद बुनियादी बातें आपको याद दिलाता हूँ। ये हमारा ग्लोब है अर्थ, और ये ग्लोब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर इस तरह की लेयर्स में तकसीम किया गया है। लेकिन आप गौर से देखें तो ये बेसिकली एक पानी का ग्लोब है, और इस पानी के ग्लोब में खुश्की के कुछ टुकड़े हैं बीच में, कभी कंटिनेंट कभी सब कंटिनेंट हम कह रहे हैं। इस वक्त क्योंकि हमने इस पानी पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर होगा वो पढ़ना है, तो इसलिए पहले इस पानियों की तकसीम दो चार बातें बाद में ये इस्तेमाल में आएंगे। सबसे पहले आपको मालूम है ये इक्वेटर है, फर्जी लाइन है, सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके बाद इससे ऊपर और नीचे ट्रॉपिक्स हैं, फिर सब ट्रॉपिक्स हैं, फिर जो पोल्स हैं ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल। दोनों पोल्स के एक्सट्रीम जो पार्ट्स हैं ये फ्रिजिड जोन कहलाते हैं। फ्रिजिड जोन इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो पानी है वो फ्रोजन फॉर्म में है। यहाँ से एक नुक्ता आपको ज़हन में रखना है, ये जो इक्वेटोरियल रीजन है ये सबसे गर्म है, जहाँ साल भर में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या टेम्परेचर है, सन रेज वो बराबर रहते हैं। जो जो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो ये सर्दी बढ़ती चली जाती है, और दूसरा दुनिया तो घूम रही है, तो ये है एक बात, तो आपने ये ज़हन में रखना है। दूसरी एक और बात ये याद रखें कि पानी शायद वाहिद केमिकल है जो इस प्लेनेट अर्थ में तीनों हालतों में है। ये सॉलिड फॉर्म में भी है, जिसको हम कभी आइस कहते हैं कभी स्नो कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी है, जिसको हम वाटर कहते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी है, जिसको हम वेपर्स या ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसकी एक खूबी जो हमें याद रखनी है वो ये है, जब लिक्विड फॉर्म में हो तो पानी कुछ और हालत में होता है, जब ये सॉलिड में हो तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, फैल जाता है। आप इसकी एक मिसाल मैं आपको याद दिला दूं। एक बोतल पानी भर के फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रखें, तो जब वो पूरा पानी फ्रीज हो जाएगा तो बोतल फट जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। इसी तरह जब ये पानी गैस में तब्दील होता है तब भी इसका वॉल्यूम बढ़ता है। इसकी मिसाल मैं आपको यूं बता दूं कि एक पतीली में पानी गर्म करें या दूध गर्म करें, उबलने के बाद वो फैल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पानी लिक्विड स्टेट में कंडेंस फॉर्म में होता है या इसका वॉल्यूम कम होता है। जब ये सॉलिड में तब्दील हो जाए तब भी वॉल्यूम बढ़ता है, लिक्विड में तब्दील हो जाए, गैस में तब्दील हो जाए तब भी इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये नुक्ता याद रखेंगे ना। इसी को लेकर इधर आ जाए। एक और नुक्ता हम देखते हैं कि ये जो पानी है इसमें लाइफ ज्यादा होगी या लैंड पे ज्यादा होगी। पानी में ओवरऑल लाइफ ज्यादा है क्योंकि इसका रकबा ज्यादा है। 70% से ज्यादा पानी है, 30% लैंड के टुकड़े हैं। तो लैंड के मुकाबले में ओवरऑल पानी में लाइफ की तादाद ज्यादा है, और इस लैंड में होने वाली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से खास तौर पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस चेंज ऑफ क्लाइमेट का असर पानी पर भी पड़ता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, ओशंस। ओशंस पर पानी का क्या असर होता है ये आपको बताते हैं। पहले ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में यहाँ लैंड पर मौजूद ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है। इसके मैं जस्ट 2-3 मिनट लेता हूँ। आपको मालूम है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जिसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, और ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये खास तौर पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है।
इनकी प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मैंने आपको बताया था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में जो इन गैसेस की तादाद बढ़ती है तो दे एक्ट लाइक ग्रीन हाउस। ये शॉर्ट वेवलेंथ को इन होने देती हैं, जब ये जमीन से टकराकर लॉन्ग वेवलेंथ हो जाए तो इनको बाहर नहीं निकलने देती, ये यहीं रुक जाती हैं। तो इससे दुनिया गर्म होने लगती है। जब दुनिया गर्म हो जाएगी तो सिर्फ खुश्की तो गर्म नहीं होगी, जितना पानी है वो भी गर्म हो जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा असर अगर आप सोचें तो खुश्की पर ज्यादा असर होना चाहिए या पानी पर? पानी पर, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन शो जरा कम होता है। खुश्की पर होने वाला असर बड़ी जल्दी शो हो जाता है, पानी पर होने वाला इसका असर जरा लेट या बाद में शो होता है। उसकी वजह पानी की अपनी प्रॉपर्टीज है, खुश्की के मुकाबले में यहाँ फील जरा लेट होता है। तो इसकी एक वजह देखते हैं, पानी की आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके थे, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर आपको याद हो तो मैं इशारे बताता हूं। हमने सेल के अंदर पानी को जहन में रखते हुए असरात देखे थे। पानी अपनी हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से क्या करता है, सबसे पहले अलॉट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट। अपनी नौयत चेंज किए बगैर बहुत सारी हीट को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, करके जब वो लिमिट पूरी हो जाए तो फिर अपनी स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज करके क्या बन जाएगा, गैस में तब्दील होगा। गैस में तब्दील होकर भी अगर मजीद हीट आई तो वो आयनाइज हो जाता है, यानी पानी के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की गैर मामूली सलाहियत है, जिसकी वजह से यकसा हीट जब खुश्की के टुकड़े और इस पानी पर पड़ेंगे तो खुश्की का टुकड़ा तो बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन पानी क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ये इतनी आसानी से गर्म नहीं होगा। बहुत सारी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा अपनी नेचर चेंज किए बगैर। ठीक है, नेचर से मुराद लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में गए बगैर बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी पर हीट के पड़ने का कोई खास असर नहीं हुआ। असर हुआ, असर होगा। वो असर देखते हैं वो कैसे हुआ। इसमें हाई स्पेसिफिक हीट, इसके बाद लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा था तो इसलिए अलॉट ऑफ हीट उधर यूज हुई, और इसके बाद पानी का सरफेस एरिया मजीद बढ़ने लगा। मजीद क्यों बढ़ने लगा? जैसे मैंने कहा, एक आप पतीले में पानी गर्म करते हैं, जब उबलने लगता है तो उछल के ऊपर आता है, तो समंदरों का लेवल बढ़ेगा, समंदर एक्सपेंड हो जाएंगे। जब उसकी एब्जॉर्प्शन की हद से ज्यादा हीट पहुंचेगी तो समंदर मजीद फैलने लगेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? खुश्की के टुकड़ों को छोटा कर देंगे, डुबो देंगे अपने। सिर्फ वो नहीं होगा, जो आइस थे, आइस के जखायर थे पोल्स में, वो भी पिघलना शुरू हो जाएंगे। लैंड पर जो ग्लेशियर्स और माउंटेन स्नो केप्स थे वो भी पिघलने लगेंगे, तो पानी का वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा असर था। उसके बाद हीट डिस्ट्रीब्यूशन। अंदर ही अंदर समंदर के साथ एक और मसला होता है। वो मसला क्या है? उसको कहते हैं हीट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आप यूं समझ लें, ये एक समंदर है, यहां तक पानी भरा हुआ है। हीट पड़ेगी तो सबसे पहले कहां पड़ेगी? सरफेस पर। ये पानी गर्म होगा, और आमतौर पर हम देखते हैं हवा हो या पानी हो, जब गर्म होता तो हल्का होकर ऊपर उठता है, तो यहां से भी एवापोरेशन तो होगी, वो फिनोमेना फिलहाल छोड़ दें। लेकिन ये सरफेस बहुत ज्यादा गर्म होगी तो यहां वाटर करंट जनरेट होगा हीट की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। क्या होगा कि पानी सेंटर से किनारों की तरफ भी मूव करना शुरू करेगा, जिसको आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। दूसरा वर्टिकल मूवमेंट भी शुरू हो जाएगी। तो यूं समझ लो, पानी इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, और नीचे भी आ रहा है, तो नीचे वाला पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो
इस पानी में एक तरह से हम कहेंगे, समझाने के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज ऐसा नहीं, उबाल आएगा। उबलता हुआ पानी ठहरा हुआ नहीं होता, चाहे क्वांटिटी कितनी भी कम हो। आप एक पतीली में पानी उबालेंगे तो वो मूव कर रहा है अंदर। यही हाल समंदरों का भी हो सकता है, लेकिन याद रखना समंदरों की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि अभी समंदर उबले नहीं है। मामूली फर्क आया है, ये हल्की फुल्की मूवमेंट शुरू हुई। इस मूवमेंट के शुरू होने से यहाँ की लाइफ तो मुतासिर हो जाएगी। और एक और छोटा सा नुक्ता बताता हूं पहले, फिर इस पर मैं दोबारा आता हूं। जो समंदरों का एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इसके पार्ट्स हैं। जहां तक बॉटम तक धूप पहुंचे, यानी किनारे, समंदर के किनारे, इसको कहते हैं लिटोरल जोन। लिटोरल जोन है ये। और बीच में जहां रोशनी एक हद तक जाती है, ओपन सरफेस, इसको कहते हैं लेमनेटिक जोन। और वो नीचे वाला हिस्सा जहां तक रोशनी कभी पहुंचती नहीं है, उसको कहते हैं प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन इसको कहते हैं। अब आप वापस आ जाएंगे, सॉरी, एक और जुमला भी सुन। इसमें से लिटोरल जोन में सबसे ज्यादा लाइफ पाई जाती है, क्योंकि यहां पर नीचे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत दस्तयाब है। प्रोड्यूसर को सिर्फ रोशनी नहीं चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिए ना। न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा इधर है, यानी समंदर के किनारों पर है। दरमियान में भी लाइफ है। नीचे प्रोफंडल जोन में डिकम्पोजर्स के अलावा कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि नीचे जहां रोशनी कभी पहुंची ही नहीं है, वो जगह बहुत ठंडी भी है, अंधेरी भी है। अब जरा इस मसले को लेकर इधर आ जाए। समंदर के पानी ने बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब की। हीट एब्जॉर्ब करके उसमें मोमेंट पैदा हुई, किनारों की तरफ भी फैलने लगा। एक तो सरफेस एरिया वॉल्यूम बढ़ रहा है ना उसका, दूसरा यहाँ जो वर्टिकल करंट जनरेट हुई, उसने इस पूरे पानी को डिस्टर्ब किया कि नहीं। जो नीचे सबसे ठंडा पानी था वो ऊपर आने लगा, ऊपर से गर्म पानी एवापोरेट होकर जा भी रहा है और थोड़ा सा यूं मूवमेंट में, जिसकी वजह से अंदर पानी के अंदर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी, जिसमें जानदार एडॉप्ट थे, वो चेंज हो गया। चेंज होगा तो अब लाइफ के लिए परेशानी है कि नहीं, क्योंकि वो अपने हिसाब से इधर एडजस्ट करके बैठे हुए थे। करंट भी नहीं थी, अब वाटर करंट तेज हो गई है, टेम्परेचर वेरी हो चुका है, तो यहां जो सर्वाइव कर रहे थे वो किधर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी, सॉरी, समंदर में कहूं तो बेहतर, समंदर के टेम्परेचर चेंज होने से लाइफ भी मुतासिर होती है, खुद समंदर का स्टेटस भी चेंज हो रहा है। पहले वो ज्यादा पुरसुकून था, अब उसमें हलचल ज्यादा है। पहले वो टेम्परेचर उसका मुख्तलिफ रीजन का भी फर्क था, वो भी अब मिक्स अप हो रहा है। और वैसे भी ओवरऑल सरफेस पर भी उसका टेम्परेचर पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। लिहाजा इसका असर यहाँ जो भी फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर होगा। एग्री कर रहे हैं कि नहीं? तो इसको घर जाके आपने पढ़ना है। अब और क्या हुआ है, और भी बहुत सारे काम हुए हैं, उनमें से एक गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम के लिए फिर थोड़ा सा ज्योग्राफिया हमें समझना पड़ेगा। समंदरों के नाम याद रखना है सबसे पहले तो, उसके बाद उनकी एग्जैक्ट लोकेशन। यहाँ पर जिसकी मिसाल दी गई है, अब हमारी कमबख्ती ये है कि हम अपनी कोई ग्लोब के इधर यूरोप है, ये यूएसए है, फर्ज करते हैं हम ग्लोब के बैक साइड से। ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन। इस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्या हुआ है, अमेरिका का ही एक पोर्शन है जिसको मेक्सिको का कहा जाता है। मेक्सिको सिटी अलग से शायद मुल्क भी है। तो इधर से इस अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि स्ट्रीम पैदा हुई है, यहाँ पानी में हलचल पैदा हुई है, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक वेव चल पड़ती है पानी की। ये हीट अप हुआ
और ये वेव जब इधर पहुंची तो इसने क्या किया, यूरोप में ज्यादा बरसात, यूरोप के साहिल पानी के अंदर डूबने का इशू, और फिर जब टकरा के वापस आएंगी तो ये मुड़ के इधर साउथ अमेरिका को भी मुतासिर करेंगी। मैं अभी बुखारात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समंदर के अंदर जो पैटर्न बन रहा है पानी की मूवमेंट का उसकी बात कर रहा हूं। इसी को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं कि ये ईस्टर्न यूरोप को, बल्कि ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न, ये तो यूएसए का ईस्टर्न पार्ट है, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है, ये इसके ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं। यानी मैं दोबारा बता दूं कि मेक्सिको के साहिल से प्रोड्यूस होने वाली, हाई टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली वाटर करंट्स जाकर वेस्टर्न यूरोप को मुतासिर करने के बाद साउदर्न अमेरिका को भी मुतासिर कर रही है। और किसी जगह पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, बारिश भी ज़्यादा हो रही है, और दूसरी साइड पर खुश्कसाली आ रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक छोटा सा नमूना था जो हमें बताता है कि पानी के अंदर भी ग्लोबल वार्मिंग के असरात मुरतब हो रहे हैं, और जब ऐसा हो जाएगा तो वहाँ की लाइफ भी मुतासिर हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा?